फिर शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 81 क्वेश्चन नंबर 81। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले ही सवाल आ गया, नंबरिकल सवाल। देखते हैं कैसे होता है। ए कंपनीज शेयर होल्डर्स फंड वाज 8 लाख इन द ईयर 2020. It becomes 12 lakh in the year 2021. What is the percentage of change? ये पहले हमारा था कैपिटल फंड कितना 8 लाख और बाद में अगले वर्षों में ये बढ़कर हो गया 12 लाख। तो ये कैपिटल फंड इंक्रीज़ कर रहा अगले साल में। तो फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है। तो इससे पहले हम लोग वीडियो में काम किए होंगे। इसका फॉर्मूला है चेंज इन कैपिटल फंड इज इक्वल टू या परसेंटेज चेंज। फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग इसका। परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू इंक्रीज्ड अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर्स अमाउंट। जो पिछले साल का बेस कह लें या प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट था, तो इसको पुट कर सकते हैं। इंक्रीज हमारा किया, पहले 8 लाख था, अब 12 लाख हो गया है। तो सीधे दिखाई पड़ा 4 लाख इंक्रीज किया, तो सीधे रखते हैं फिगर 4 लाख मल्टीप्लाई 100 और पिछले साल का फिगर था 8 लाख, इसे डिवाइड कर देते हैं और ये सीधा ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कितना 50% आ जाएगा। तो ये परसेंटेज चेंज हमारा 50% है अगर हमने कैलकुलेशन सही किया है। तो देखते हैं, मैच कराते हैं। तो 81 का जो मैच करेगा 50% यानी कि सी मैच कर रहा है इसमें, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कंपनी के कंपनीज नेट सेल्स आर 15 lakhs, कॉस्ट ऑफ सेल इज 10 lakhs and indirect expenses are 3 lakhs. The amount of gross profit will be. पहले भी फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे। एक कंपनी का शुद्ध विक्रय दिया यहाँ पर 15 लाख, शुद्ध दे दिया विक्रय, और विक्रय हुए माल की लागत दिया है 10 लाख और इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष व्यय है 3 लाख। इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का है कि नेट सेल्स, फार्मूला पहले भी फिर दिखा देते हैं फार्मूला इसका। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्मॉल दिया है, नेट सेल हमारा दिया है 15 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 10 लाख और इनडायरेक्ट का कोई यहाँ पर माने नहीं है। ये फार्मूला है निकालने का। तो सीधे 5 लाख निकल पाएगा इससे। और ये हमारा 5 लाख देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख होगा, तो इसका ऑप्शन है बी। तो ये बी में इसका आंसर मिल रहा 5 लाख हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन आते हैं फिर 83 में। 83 में फिर वही बात लिखी हुई है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। वही फार्मूला, सेल्स मतलब यहाँ नेट सेल से मतलब है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड, वही ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। फार्मूला पहले हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो सीधे इसका आंसर दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ऑल्सो नॉन एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बिल्कुल हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या पता है इसमें कहीं होना चाहिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, डायनेमिक तो होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बी। तो 84 का हमारा सटीक आंसर है बी, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज या समानांतर विश्लेषण। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हमारा 85 क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है 85,
Which section of Companies Act 2013 requires that the balance sheet to be prepared in prescribed form? कंपनीज कानून जो है हमारा 2013 के अनुसार कंपनी के बैलेंस शीट का एक प्रोफार्मा है, एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में, उसी प्रोफार्मा में हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं जो हेडिंग वाइज बटा हुआ। तो कंपनी के सारे कानून कंपनी धाराओं के अनुसार, कंपनी कानून के अनुसार होते हैं। तो जाहिर सी बात है बैलेंस शीट पीएल जो भी बनाना है वो कंपनी के कानून के हिसाब से बनेगा। तो कौन सी धारा है जो कंपनी के बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहता है? तो मेरे हिसाब से उसमें 1 to 9 129 धारा है, उसमें 1 to भी आता है लेकिन इसमें दिया नहीं है। तो इस धारा के अनुसार 129 सेक्शन के अनुसार बैलेंस शीट या पीएल का फॉर्मेट दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये हमें लागू होगा इसमें। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट इज अकाउंट। गलत, अकाउंट तो है नहीं, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, पहले से हम सुनते आ रहा है। तो बी उसका लग रहा सही है, स्टेटमेंट। आगे भी देख लेते हैं ए एंड बी। ए सी में कहता है कि ए भी है यानी अकाउंट है और बी भी नहीं, अकाउंट तो है ही नहीं, पक्की बात है, इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट है। ऑल ऑफ द अबव नहीं, गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, सॉरी सी कहते हैं डी, सॉरी बी। तो इसका आंसर हमारा है बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है और यही इसका आंसर होगा। 87, एक कंपनी के लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि को द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज्ड बाय अकाउंट्स ऑफ द कंपनी इज। कंपनी के जो स्टेटमेंट है या प्रॉफिट एंड लॉस है, उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्प्ले होगा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? बिल्कुल सही बात है, उसको हम लोग लेके जाते हैं हेडिंग वाइज, हेड ही पूछ रहा है इसमें। ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल उसमें नहीं जाता। कंपनी में अलग ही रहता है, हेडिंग बनता है रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस होता है, उसमें हम लोग इसके प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करते हैं। तो देखते हैं कोई है शॉन अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज, ये भी नहीं है। शॉन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, ये सटीक आंसर है इसका। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। 87 का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, क्योंकि कंपनी नियम के अनुसार उसका प्रॉफिट या लॉस हम लोग लेके जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर है इसका? आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेड। जो शेयर कैपिटल हम दिखाते हैं हेड वाइज होता है बैलेंस शीट में, कंपनी के बैलेंस शीट में एक सबसे पहला हेडिंग आता है शेयर होल्डर्स फंड। उसी शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग शेयर कैपिटल को दिखलाते हैं। तो ये ऑथराइज में दिखाते नहीं तो नोट्स में बनता है। इशूड कैपिटल ये भी नोट्स में आते हैं, पेड अप कैपिटल ये भी नोट्स में आते हैं। शेयर होल्डर्स फंड ये हमारा डी है इसका आंसर। हाँ, अलग बात है कि जब हम लोग शेयर होल्डर फंड की कैलकुलेशन करते हैं उसमें वो सारे चले जाते हैं, तो वो अलग नोट्स टू अकाउंट्स में तैयार करते हैं और वहाँ के जो रिजल्टेंट फिगर लेके आते हैं तो हम लोग शेयर होल्डर्स फंड में लिखते हैं, हेडिंग में लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 89, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाई कंपनी फॉर। ये सवाल इस तरह का मिलता जुलता पहले भी आ चुका है। जो भी एनुअल रिपोर्ट है हम लोग जारी करते हैं किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि वो कंपनी में अवेलेबल नहीं होते, बेचारे दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो ये होना चाहिए इसमें। किसको जारी करते हैं? डायरेक्टर को नहीं करते हैं, इसको नहीं। तो ये सी इसका आंसर है। अंशधारियों के लिए हम लोग एनुअल रिपोर्ट को जारी करते हैं। इसके पीछे एक कारण भी है, वो दूर दूर तक फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर हो गया इसका सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 90, कंपनी का स्थिति विवरण बनाया जाता है। बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड, इसमें ऑर्डर लिखा हुआ, तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इसका मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिक्विड एसेट हो उसको पहले लिखते हैं और बाकी जिसकी लिक्विडिटी कम होती है उसको बाद में लिखते हैं। लेकिन कंपनी कानून ने ये सारी बात ख़त्म कर दी है। उसकी कंपनी के बैलेंस शीट जो सबसे कम लिक्विड है उसको टॉप पर लिखते हैं, एसेट साइड में ऊपर लिखते हैं,
और जब ऐसा हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस, अस्थायित्व क्रम में से कहते हैं। तो ये कंपनी के नए बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में चल रहा, तो आंसर हो जाएगा 90 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। संचालकों की रिपोर्ट कंपनी के किस सभा में प्रस्तुत की जाती है? जो डायरेक्टर्स हैं वो रिपोर्ट पेश करते हैं, और रिपोर्ट पेश करने का एनुअल जनरल मीटिंग इसका होता है। साल में एक बार जनरल मीटिंग लगती है इनकी, उसमें ये लोग पेश करते हैं। तो देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, एनुअल बी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, वार्षिक साधारण सभा। इस सभा में ये लोग एनुअल रिपोर्ट को पेश करते हैं। नेक्स्ट, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन। जितने कैपिटल नेचर के जो रिसिप्ट हों चाहे पेमेंट हो, ये सब बैलेंस शीट में जाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट हो भी बैलेंस शीट में, कैपिटल पेमेंट हो भी बैलेंस शीट में। तो देखते हैं कहाँ से मैच कर रहा। ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल, तो ये इनकम में जाता नहीं है, बैलेंस शीट बी, तो इसका भी आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। 93, ऋण पत्र प्रीमियम डैश के लिए प्रयोग किया जा सकता है। डिबेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर। अच्छा, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जो टिप्स हमने जारी किया था उसमें है जो प्रीमियम हमें डिबेंचर पर जो मिलता है कहाँ यूज़ करेंगे, तो एक लंबी लिस्ट वहाँ पर होगी। अगर डिस्काउंट हमारा है इशू ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो ये जो लॉस और डिस्काउंट उसको राइट अप करने में यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मेशन एक्सपेंस है उसको समाप्त करने में यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा। राइट ऑफ द डिस्काउंट इशू ऑफ शेयर्स, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी यूज़ करते हैं उसको। राइट ऑफ द प्रीमियम और रिडेम्पशन, इसमें भी यूज़ करते हैं उस प्रीमियम अमाउंट। राइट ऑफ कैपिटल लॉस, इसमें भी यूज़ कर लेते हैं। तो तीनों में यूज़ हो गया, तो डी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीज़ों में हम लोग प्रीमियम अमाउंट को यूज़ करते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। 94 और डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ। हम सब जानते हैं डिबेंचर के एक प्रकार का लॉन्ग टर्म लोन है या बोरोइंग्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म ही होगा। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कह ले, लॉन्ग टर्म लोन कह ले, लॉन्ग टर्म डेप्ट कह ले। देखते हैं कहाँ मैच करता है। पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ही तो है नहीं, बी में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सटीक बैठ रहा, कुछ और चेक कर ले। ओन कैपिटल, ही कैपिटल भी नहीं है, नन ऑफ दिस, तो सटीक आंसर इसका बी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आर अकाउंट। ये अकाउंट का नेचर पूछ दिया। इसमें तो हम बता दें कि जब हम लोग डिवेंचर को रिडेम्पशन करते हैं तो हो सकता है कि लॉस हो या प्रीमियम हो। तो अगर प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हो तो कंपनी के लिए लॉस माना जाता है, लेकिन वो पेमेंट अभी हुआ नहीं है। वो पेमेंट अभी हुआ नहीं है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर विल बी पेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ डिवेंचर। तो 4 साल 5 साल कई सालों के बाद मैच्योर करेगा, उस समय ये प्रीमियम चुकाना पड़ता है। तब तक कंपनी अपने बुक में इसको एज ए लिएबिलिटी इंटर करती है, और ये लिएबिलिटी हमारे यहाँ पड़ा है। तो एक तरह का ये पर्सनल अकाउंट है, मैंने किसको चुकाया जाएगा नाम छुपा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है ये प्रीमियम। और रियल अकाउंट तो है नहीं, नॉमिनल भी नहीं है, पर्सनल, सी इसका आंसर सही होगा। क्योंकि ये जो प्रीमियम है जब हम डिवेंचर वापस करेंगे तब देना होता है, तब तक के लिए हमारे पास ये दायित्व के तौर पर काम करता है। और जो दायित्व हमारा है नाम पर्सन का छुपा हुआ, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। बट रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है नहीं, तो सिर्फ पर्सनल से काम चलाना पड़ेगा। 96 डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज नॉन एज। जब हम डिस्काउंट पर जारी करते हैं या लॉस पर जारी करते हैं क्या, डिवेंचर,
तो देखिए क्या होता है इसमें, डिडक्शन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एसेट साइड ये गलत है, क्रेडिट साइड ये भी गलत है। जो पहला है डिडक्शन फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो हमारा डिस्काउंट ऑन लॉस इशू ऑफ डिवेंचर, इसको एडजस्ट करना है। जो प्रीमियम उस नाम पर मिला है पहले, जब जारी करते समय प्रीमियम हमें रिसिप्ट है, उस प्रीमियम के अमाउंट को इस लॉस के अमाउंट से एडजस्ट करना होता है। तो डिडक्शन करेंगे तभी होगा। तो ए इसका आंसर होगा 96। तो 96 का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और 97। तो 97 देखते हैं कौन सा इसका आंसर होगा। क्या है 97 में, डिस्काउंट कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कैन नॉट बी इशूड। Convertible debentures cannot be issued at discount if they are to be immediately converted। ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देखें, they are not to be immediately, ये नहीं है, none of the above ये भी नहीं है, both ये भी नहीं है। तो पहला है ये कन्वर्टिबल डिवेंचर तब तक जारी नहीं करेंगे डिस्काउंट पर जब तक ये वो तुरंत कन्वर्ट नहीं करना हो। जिस डिवेंचर को, जो कन्वर्टिबल डिवेंचर है, अगर आप उसको जल्दी इमीडिएटली कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट करना है, तभी उसको डिस्काउंट पर जारी किया जा सकता है। तो एक वही है, ए इसका सही है लग रहा आंसर। 98 डिवेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड डैश। अब देखो बहुत सिंपल सवाल है। डिवेंचर होल्डर जो है वो कंपनी के लिए क्या कहलाते हैं, सीधा सीधा वो महाजन हैं, क्रेडिटर हैं या लेंडर हैं। तो या तो क्रेडिटर वार्ड होगा या फिर लेंडर वार्ड होगा। देखते हैं इसमें कौन सा वार्ड आ रहा डिवीजन होल्डर के लिए। क्रेडिटर्स ये एक सही मिल रहा है इसमें, डेटर्स बिल्कुल नहीं है, ऑनर्स ये भी नहीं है, बैंकर्स ये भी नहीं है। तो एक इसका हो गया क्रेडिटर्स, ए सही है। नेक्स्ट 99 जनरली डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, इनमें से कोई नहीं। जब भी कंपनी डिवेंचर जारी करती है तो ये एक प्रकार की कंपनी पर लोन है। तो लोन सिक्योर्ड भी होता है, अनसिक्योर्ड होता है। तो कंपनी जब ये लोन ले रखी है तो अक्सर डिवेंचर को, अक्सर मीन्स जनरली, प्रायः वो सिक्योर्ड होता है। तो जो हमारा डिवेंचर है प्रायः सिक्योर माना जाता है उसको। तो एक यही वर्ड लग रहा है इसमें, ए। 99 का आंसर होगा ए। 99 का आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज 12%, 20%, फिक्स रेट 15%। वैसे डिवेंचर पर रेट तो होता है, लेकिन वो 12%, 20% ऐसा कुछ नहीं होता। और कंपनी के शर्तों के अनुसार एक तरह का फिक्स रेट कर दिया जाता है। तो ये 15, 12, 16 ऐसा कुछ भी रेट नहीं होता। हाँ, एक फिक्स रेट उस पर लग गया तो फिक्स वाला मैच कर रहा है फिक्स रेट, यानी सी इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर है वो है सी। और उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा आपको। देखते रहना, और जो भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट करना, हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, थैंक यू। क्या आप कॉमर्स कोचिंग ढूंढ रहे हैं? क्लास 11th, क्लास 12th, BCom, CMA या नौकरी पाने के लिए कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फ्यूज्ड है कि उनमें बेस्ट कॉमर्स इंस्टीट्यूट कौन सा है? विजिट IDA कॉमर्स, जहां आप योग्य और अनुभवी शिक्षकों से पढ़ेंगे, चाहे क्लास में हो या ऑनलाइन घर पर। हम हर स्टूडेंट को सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से समझाते हुए पढ़ाते हैं। हमारी सेवाएं क्लास 11th, क्लास 12th के अलावा BCom ऑनर्स, CMA, DCA, ADCA, टैली की तैयारी कराई जाती है। साथ ही अकाउंट्स मैनेजर और स्टोर कीपर की भी ट्रेनिंग कराई जाती है। आज ही जुड़िए हमारे साथ। अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.ibacommerce.com पे विजिट करें। धन्यवाद।